आज सहर की सालगिरह थी। वो ये दिन हमेशा ही से धूमधाम से मनाती थी और सबसे अपने मनपसंद तोहफे वसूल करती थी। आज सुबह ही से उसे घर में बीजान की शदीद कमी महसूस हो रही थी। आयत ने उसे अपने बुटीक से उसकी पसंद की मैक्सी ला कर दी थी, लेकिन फिर भी वो बीजान के हाथ की खीर, उनकी दुआएं और उनकी बातों को मिस कर रही थी। वो सभी कदम कदम पर बीजान को याद कर रहे थे। उनकी बातें, उनकी हिदायतें, खास तौर पर उमैर को बहुत याद आ रही थी। आज न जाने क्यों सुबह से उसकी आंखें बार बार भीग रही थी। वो आज ही खाला जान से अपनी और अरूज की शादी के हवाले से भी बात करने वाला था। शायद इसलिए भी बीजान उसे ज्यादा याद आ रही थी। वो होती तो ये सारे मामलात वो खुद ही तय करती। अरूज और खाला जान भी सुबह से आए हुए थे। अरूज ने उमैर के साथ मिलकर सारी तैयारियां करवाई थी। आयत बुटीक से घर पहुंचने वाली थी, जबकि शाहमीर सुलेमान खान को घर से लेकर आने वाला था। मिसेज अंजुम भी मरहा को बच्चों का ख्याल रखने की ताकीद करके ऑफिस से उन्हीं के घर आई थी। उन्होंने घर के लॉन में ही छोटी सी तकरीब रखी थी, जिसमें बहुत कम लोग मौजूद थे, जिसमें चंद करीबी अहबाब और शहर की फ्रेंड्स भी शामिल थे। आयत बुटीक से आ चुकी थी, लेकिन शाहमीर अभी तक नहीं पहुंचा था। आयत ने उसे फ़ोन करके आने का पूछा तो उसने बताया कि वो बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। वो मुतमईन सी होकर सारे इंतजामात का जायज़ा लेने लगी। सब लोग पहुंच चुके थे। शहर भी तैयार होकर आ चुकी थी। वो सफ़ेद और नीले रंग की मैक्सी में बेहद हसीन लग रही थी। केक काटने के बाद उन्होंने मेहमानों के लिए खाना लगवा दिया। तभी शामिर की नज़र दाखिली दरवाजे से अंदर आती नाजिश मलिक पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की चमक शामिर को किसी खतरे की आहट महसूस हुई। उसके साथ ही अमाया सिकंदर अंदर दाखिल हुई। उन दोनों को अंदर आते देखकर उमैर की तेवरी चढ़ी थी। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? उसने शामिर के कान में सरगोशी की। अब आ ही गई हैं तो खुद ही बता देंगी। रुक जाओ थोड़ी देर तुम, शामिर कहकर उन दोनों की तरफ बढ़ा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शामिर के सवाल पर नाजिश मुस्कुरा दी। शामिर को उस वक्त उसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। बताते हैं, जल्दी भी क्या है, बेफिक्र रहो, खाली हाथ नहीं आए, बहुत ख़ास तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। नाजिश ने मुस्कुरा कर अमाया की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मेरे साथ अभी के अभी अंदर चलो। शामिर उन दोनों को लेकर अंदर आया। आयत ने उन्हें अंदर जाते देखा तो नज़रों ही नज़रों में उमैर से इस्तफसार किया, जिसने लाइल्मी का इजहार करते हुए कंधे उचका दिए। आयत कुछ देर बाद खुद ही अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेहमानों को भेजकर वो सब लोग अंदर आ चुके थे। उमैर अंदर आया तो लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। शामिर सर झुकाए बैठा था और बाकी सब एक तरफ होकर खड़े थे, जबकि नाजिश मलिक और अमाया सिकंदर इत्मीनान से बैठी थी। शामिर के हाथ में नाजिश मलिक का फ़ोन था, जिसमें अमाया और उमैर की चंद नाजेबा और बरहना तस्वीरें थी। साथ ही एक वीडियो थी जिसमें उमैर अमाया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नाजिश मलिक का कहना था कि ये वीडियो अमाया की दोस्त की बर्थडे की है, जब उमैर ने शराब के नशे में अमाया सिकंदर के साथ दस्त दराजी की कोशिश की। उसने हमेशा अमाया से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की और अब अरूज से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। उन दोनों की बातें शामिर काफ़ी देर से सुन रहा था। अमाया सिकंदर चाहती थी कि उमैर अरूज की बजाय उससे शादी करे, वरना वो ये सारी तस्वीरें और ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगी। नाजिश मलिक ने बहुत सोच समझ कर बिसात बिछाई थी। हर मोहरा एक सोची समझी साजिश के तहत चला था। वो ये जानती थी कि शामिर इतनी बड़ी बात मीडिया तक कभी नहीं जाने देगा। वो अपनी बरसों की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता था। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे भी कोई बताएगा या नहीं? उसने शामिर को देखकर इस्तफसार किया। शामिर ने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पे एक वीडियो खुली हुई थी। उमैर ने जैसे ही उसे प्ले किया, उसे देखकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आयत ने भी बढ़कर उसके हाथ से फ़ोन छीना। चंद सेकंड वीडियो देखने के बाद उसने उमैर को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। उसने फ़ोन शामिर की तरफ बढ़ा दिया। उमैर ने आयत को देखा, जिसके चेहरे पर पहले जैसा इत्मीनान था। वो मुतमईन हुआ था कि उसके घर वालों का एतमाद उस पर किसी भी वीडियो से बढ़कर है। वो इस यकीन के सहारे कोई भी जंग जीत सकता था। इससे कबल के शामिर आयत के हाथ से फ़ोन लेता, आयत के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। आयत झुककर फ़ोन उठाने लगी कि स्क्रीन पर उमैर की शक्ल देखकर अरूज ने फ़ोन झपटा। उमैर ने आगे बढ़कर अरूज के हाथ से फ़ोन लेना चाहा, लेकिन कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो चुके थे। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, अरूज के चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा।
उमैर ने चाहा कि वो चीख कर अरूज को बताए ये झूठ है, सच नहीं है, ये उसके खिलाफ साजिश है, लेकिन अल्फाज मुंह ही में दम तोड़ गए। उसने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। वो जानता था, उसे यकीन था कि उसके अपने उसे जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। ऐसी कई तस्वीर और कई वीडियोस भी कोई उनके सामने लाकर रख दे, वो तब भी उन पर यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन करेंगे तो उमर फरीद का, उमर फरीद के किरदार का। उसने आंखें खोली तो अरूज बेयकीनी किसी कैफियत में शल सी खड़ी थी। वो 2 कदम बमुश्किल चलकर अरूज तक पहुंचा। अरूज, अभी वो मजीद कुछ कहता, अरूज ने पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ रसीद किया। उसने हैरानी से पहले अपने सामने खड़ी धान पान सी लड़की को देखा जिसने उसके यकीन को किरची किरची कर दिया था। तुम एक घटिया शख्स हो उमर फरीद, मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ, वो चीखी थी। उमर ने नफ़ी में सर हिलाया। अरूज के अल्फाज ने उसकी रूह चलनी कर दी थी। आयत ने आगे बढ़कर उमर को संभाला। उसका सर चकराया था। वो खुद को छुड़वा कर आगे बढ़ा और अरूज के हाथ से फ़ोन छीनकर दीवार पर दे मारा। नाजिश मलिक गुस्से में उठकर उस तक आई। उसके हाथ अभी भी उमर के गिरेबान तक नहीं पहुंचे थे कि उमर का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। इससे कबल के वो पूरी शिद्दत से नाजिश के रुखसार पर थप्पड़ जड़ देता। शाहमीर ने उसका हाथ रोका और नफ़ी में सर हिलाया। उसकी नज़रों में तंबीह थी। अरूज वहाँ से जा चुकी थी। शाह, मुझे छोड़ दो, मैं इसकी जान ले लूँगा, वो बिफरा था। शाहमीर से अपना हाथ छुड़वा कर वो दोबारा उस पर झपटा था। उमर, कमरे में जाओ, शाहमीर ने उसे नरमी से कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इससे इसकी घटिया हरकत का हिसाब लिए बगैर। वो दोबारा नाजिश की तरफ लपका। उमर, मैं कह रहा हूँ कि कमरे में जाओ, आयत लेकर जाएं इसे यहाँ से। शाहमीर धाड़ा था। उसकी आवाज़ पर नाजिश अपनी जगह सुन सी रह गई, जबकि अमाया के चेहरे पर भी डर के वाज़े असरात थे। उमर ने शिकायत भरी नज़रों से उसे देखा और पैर पटकता वहाँ से चला गया। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा यहाँ, तुम दोनों मुझे सुबह मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं वहाँ तुमसे बात करूँगा। शाहमीर ने उन दोनों को जाने का इशारा किया, लेकिन शाहमीर के घूरने पर उसमें मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो खामोशी से वहाँ से चली आई। जो वो चाहती थी वो तो हो चुका था। बस अब इस वीडियो को बुनियाद बनाकर शाहमीर शाह को ब्लैकमेल करना था। नाजिश ने उस वीडियो की पहले ही 3-4 कॉपीज़ बनवा ली थी। वो नाजिश मलिक और अमाया को छोड़कर बाहर से वापस आया तो अरूज और खालाजान वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अरूज उस वक्त कोई भी बात सुनने और समझने पर आमादा नहीं थी। उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि उसे घर जाना है। वो यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती, लिहाजा वो भी खामोश हो गया। बेहतर था कि उमर और वो अपने मसले को खुद हल करें। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वो उन दोनों को घर छोड़ाए। वो अंदर आया तो लाउंज में सुलेमान शाह सर पकड़े बैठे थे। वो उनके करीब आकर उनसे मुखातिब हुआ। बाबा जान। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर का शिराजा बिखर रहा है शाहमीर, मुझे बताओ क्या किया है उमर ने? ऐसा क्या हुआ है जो अरूज उसके साथ रहने को तैयार नहीं? शाहमीर ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे। वो परेशान हुआ था कि कहीं वो अपनी तबीयत ही ना ख़राब कर लें। इस ख़ानदान का हर फर्द उन्हें जान से बढ़कर अजीज़ था। उन्होंने और बीजान ने इस ख़ानदान को जोड़े रखने के लिए न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी, और अब वो अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख रहे थे। बाबा जान, मैं इस मामले को खुद देखता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना यकीन रखिए कि उमर कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे आपको, मुझे या उसकी बहनों को शर्मिंदगी हो। शाहमीर की बात पर सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया था। मैं उमर से बात कर लूँ, फिर हम घर चलते हैं, आप प्लीज़ खाना खा लें थोड़ा सा। शाहमीर ने मुलाजमा को खाना लगाने का कहा। वो उमर के कमरे में आया तो वो ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसकी हालत बिखरी बिखरी सी थी। आयत शाहमीर को देखकर उठकर उसके पास आई। आयत, मुझे उमर से बात करनी है, उसने आयत से कहा। आप सुबह बात कर लीजिएगा शाहमीर, वो अभी बहुत परेशान है। शाहमीर ने उमर को देखा जो सर घुटनों पर रखे बैठा था। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो रो रहा है। मेरा अभी बात करना ज़रूरी है, आप जाएं बाबा और सहर को देखें। आप लोग खाना खा लें, हम थोड़ी देर बाद घर चलेंगे। आयत ने उसे देखा जो उस वक्त बिल्कुल संजीदा था। वो भी खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। अंदर आकर वो उमर के साथ बैठ गया। जब उमर मुतवज्जो ना हुआ तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे उमर ने गुस्से में झटक दिया। उमर, शाहमीर के लहजे में तंबीह थी। अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उमर चीखा था। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो यार? प्रॉब्लम है तो उसका हल ढूंढो ना। ये क्या गोशा नशीन हो गए? मुंह फुलाकर बैठने से कभी मसलों का हल निकलता है क्या? बताओ। उमर ने उसके लेक्चर पर उसे घूरा।
प्रोफेसर शाह मीर सुलेमान शाह, रात के 1 बजे मैं हरगिज़ भी आपका लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, जा सकते हैं आप। शाह मीर का जानदार कहका कमरे में गूंजा था। उसका गुस्सा कहीं उड़न छू हुआ था। मजाक लग रहा है। उमैर ने उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया। वो हनूज गुस्से में था। यार क्या मसला है? मैंने क्या कहा है जो मुझे नखरे दिखा रहा है? शाह मीर उसके मजीद नखरे उठाने के मूड में हरगिज़ नहीं था। तूने मुझे क्यों रोका? मैं जान से मार देता आज उस फसाद की जड़ को, किस्सा ही ख़त्म कर देता। शाह मीर का दिल चाहा कि 2 थप्पड़ रसीद करे उसे, जो 2 लड़कियों से बेवकूफ़ बन गया था और अब उसके सामने फन्ने खां बन रहा था। अच्छा, इससे क्या होता फिर? हर मसले का हल यही होता है तुम्हारे पास कि किसी के हाथ तोड़ दो, किसी की टांगें, किसी का मुंह और किसी को जान से मार दो। शाह मीर उसकी मार धाड़ वाली आदत से सख्त नाला था। ये जो दिमाग है ना, इसको भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो, हर जगह हाथ पैर नहीं चलाते। उमैर ने गुस्से से मुंह फेरा। अब इंसानों की तरह याद करो और मुझे बताओ वो पिक्चर्स कब की हैं, कब क्लिक की गई? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? और इसके अलावा भी जो कुछ याद हो सब बताओ मुझे। शाह मीर के सवालात पर उसने गहरा सांस लिया और गोया हुआ। वो पिक्चर्स उसी दिन की हैं जब मैं अमाया के साथ उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वो पार्टी किसी कोठी में थी। बहुत अजीब सा माहौल था। मुझे याद है मैंने उससे कहा था कि मुझे वापस जाना है, लेकिन अमाया ने मुझे जूस का ग्लास दिया था और वही पीकर मैं उससे बातें कर रहा था कि कुछ देर बाद मुझ पर घिशी तारी होने लगी, हर्षा धुंधलाने लगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो मैं अपने कमरे में था। मेरे सर में दर्द था और गुज़िश्ता रात जो कुछ भी हुआ, वो यहाँ तक कि मैं घर कब और किस वक्त और कैसे पहुँचा, कुछ भी याद नहीं। उसने तफसील से शाह मीर को एक एक बात बताई। आर यू श्योर तुम कुछ भूल नहीं रहे? कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा जो तुम्हारे और अमाया के बीच हुआ हो? ये भी याद नहीं कि तुम घर कैसे पहुँचे, कौन छोड़ कर गया था तुम्हें कमरे तक तुम्हारे? उमैर ने हैरानी से सामने बैठे शख्स को देखा और उसके सवाल पर एक बार फिर उसे शदीद गुस्सा आया। तुम्हें लगता है कि मैंने उसके साथ ये सब करने की कोशिश की? तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ऐसा हूँ, एक लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश करूँगा? शाह मीर ने उसे पकड़कर वापस बिठाया, जो गुस्से से कमरे में टहल रहा था। मजीद ओवर एक्टिंग की ना तो 2 लगाऊंगा तेरे कान के नीचे। जो पूछ रहा हूँ शराफत से बता, याद करो घर कैसे आए थे? शाह मीर ने उसकी बातों पर कान ना धरते हुए कहा। उमैर ने गुस्से से उसे देखा। यार मैं नहीं कर रहा शक तुझ पर, जितना भरोसा खुद पर करता हूँ उससे ज़्यादा तुझ पर करता हूँ। ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि उनके पास ऐसा कोई सबूत है भी कि नहीं जो वो तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उसे किसी सूरत मानते ना दे, शाह मीर ने वजाहत दी थी। मुझे वाकई कुछ भी याद नहीं है कि मैं उस रात घर कैसे पहुंचा, उमैर ने नरमी से कहा। ये कोई मामूली बात नहीं थी उमैर, तुम इसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्यों तशवीश नहीं हुई कि तुम्हें घर में कौन छोड़ कर गया? शाह मीर ने हैरानी से पूछा था। यार घर तक मुझे अमाया ही छोड़ कर गई थी, क्योंकि कोई और होता तो शायद तो बाहर जुनेद को शक हो जाता। अमाया आती जाती रहती है, सब जानते हैं उसे। शाह मीर ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं जुनेद से पूछ लूँगा जाते हुए, फिर भी एहतियातन, शाह मीर ने कहा। एक बात तो तय है कि इन दोनों के अलावा कोई और भी है पसे पर्दा जो इनके साथ मिला है। शाह मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसे कह सकते हो तुम? उमैर ने इस्तफसार किया। क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग और उस पर अमल करना, तुझे बेहोश करने के बाद तस्वीरें खींचना, फिर ड्राइव करके घर तक लाना, ये सब काम 2 लड़कियां तो नहीं कर सकती। यकीनन इस सब में उनके साथ कोई मर्द भी मुलव्विस है। भले फ्रंट पर यह सब अमाया कर रही हो, लेकिन इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है। शाह मीर की बात पर उमैर चौंका था। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो? उमैर ने इस्तफसार किया। कोई भी हो सकता है यार, हमारे हरीफों में से कोई भी। नाजिश मलिक के लिए कोई मुश्किल नहीं, किसी को भी अपने जलवे दिखाकर उसे अपने साथ मिला लेना, शाह मीर ने पुरसोच अंदाज में कहा। ये यकीनन एक सोची समझी चाल थी, जिसका फ़ायदा सिर्फ नाजिश या अमाया को ही नहीं होने वाला था, बल्कि उनकी रेप्यूटेशन ख़राब करके कोई और भी सबसे फ़ायदा उठाना चाहता था। खैर तुम टेंशन मत लो, नॉर्मल रहो, ये सब मैं देख लूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को मैंने सुबह ऑफिस में बुलाया है, इस मामले को मैं अपने तरीके से अब हैंडल करूँगा। शाह मीर ने तफसीली जवाब दिया। उमैर जानता था कि अगर उसने कहा है तो वो हैंडल कर लेगा, तो उसे यकीन था कि शाह मीर सब ठीक कर देगा। वो उसके लिए बड़े भाई जैसा था। मेरे और अरूज के दरमियान अब कुछ नहीं है। शाह मीर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आज उसने सब कुछ खुद ख़त्म किया है और रिश्ते शायद टूट कर जुड़ जाते हों, लेकिन मान एक बार टूट जाए ना तो वो कभी नहीं जुड़ता। शाह मीर ने उसे देखा। उसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। वो कुछ देर पहले वाला उमैर बिल्कुल नहीं लग रहा था।
ایک بار سوچ لو عمیر، ایسے فیصلے جذبات میں نہیں ہوتے۔ وہ اس کا فوری ری ایکشن تھا۔ اب وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی تو اسے خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے، یا تم کہو تو میں بات کرتا ہوں اس سے۔ شاہ میر نے اسے سمجھایا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، اور تم کب تک میرے حصے کی لڑائیاں لڑتے رہو گے یار؟ میں ہر بار اس کے شک کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ایسا رشتہ قائم نہیں کر سکتا جس کی بنیاد کھوکھلی ہو، صرف محبت کے دعوے اور حاصل کرنے کی جستجو ہو۔ لیکن جب بات بھروسے اور وفا کی آئے تو منہ پھیر کر راستہ بدل لیا جائے۔ کیا محبت صرف ساتھ رہنے کا نام ہے؟ نہیں، محبت میں بھروسہ اولین شرط ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہ میر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ تم بھی، اب یہ سارا معاملہ میرا درد سر ہے۔ شاہ میر کی بات پر عمیر مسکرایا تھا۔ وہ آیت اور بابا جان کے ساتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ سلیمان شاہ کو اس نے کسی طرح مطمئن کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو آیت اسی کی منتظر تھی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے شاہ میر کہ عمیر کی غلطی ہے اس سب میں؟ شاہ میر نے کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں اس سوال کا جواب ایک کپ چائے کے ساتھ دوں گا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ پلیز چائے بنوا دیں۔ آیت نے اس کے کپڑے اسے تھمائے تھے۔ وہ کچن میں آ کر خود ہی چائے بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ کے ساتھ کمرے میں واپس آئی تو شاہ میر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ آپ کی چائے۔ آیت نے اس کی جانب کپ بڑھایا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر لے لیا۔ آپ نے بتایا نہیں۔ آیت اسے کام میں مصروف دیکھ کر چڑ کر بولی۔ کیا بتانا تھا؟ اس کی نظریں ہنوز اسکرین پر مصروف تھیں۔ اسے تو پہلے بند کریں۔ آیت نے اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کر دیا بند۔ اب کہیے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اب کہیے آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمیر نے کچھ غلط کیا ہے؟ آپ کا بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسی گری ہوئی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں آیت۔ شاہ میر نے اسے دیکھا تھا، جس کی نظریں چائے کے کپ پر جمی تھی۔ عروج نے آج اچھا نہیں کیا عمیر کے ساتھ۔ مجھے اس سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ آیت خفگی سے بولی۔ اچھا فرض کریں عمیر کی جگہ میں ہوتا اور عروج کی جگہ آپ، تو آپ کیا کرتی؟ شاہ میر کے سوال پر وہ چونکی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے شاہ میر کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کیوں ہوتے، اور میں ایسی بات فرض بھی کیوں کروں جو بات آپ فرض کرنے سے بھی کترا رہی ہیں۔ سوچیں، عروج آج اس سے گزری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا عمل درست تھا، نہ ہی میں اسے جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ شاہ میر نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کہا، ورنہ آیت فرید کب بیوی سے بہن بن جاتی اسے پتہ بھی نہ لگنا تھا۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کسی بھی جذباتی شخص کا ہو سکتا ہے، جو رد عمل پہلے ظاہر کرتا ہے اور سوچتا بعد میں ہے۔ یہ ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ اس طرح کی سچویشنز میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ آیت نے خشمی نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن عروج نے پھر بھی غلط کیا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ جی زوجہ محترمہ، آپ کے بھائی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی آپ سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم مل کر آپ کے مظلوم بھائی کو انصاف دلوائیں گے۔ شاہ میر کی بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ شاہ میر زیر لب مسکرا دیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا۔ ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ اپنے رشتوں اور کریئر کو لے کر نہ جانے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے تھے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی کہ مسلسل فون پر آئی کالز نے اسے جگا دیا۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر بیٹھا تو کسی انجان نمبر سے کال تھے۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے دی گئی تھی اس نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ کال بند ہونے کے بعد اس نے واٹس ایپ کھول کر چیک کیا۔ وہ شرٹ پہن کر باہر آیا اور سحر کو آوازیں دی۔ سحر اس کے بلانے پر کچن سے برآمد ہوئی۔ بھائی آپ اٹھ گئے، ناشتہ لگاؤں؟ یہ کیا ہے سحر؟ اس نے اپنا فون اس کے سامنے کیا۔ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کیسے آئیں؟ وہ یکدم گھبرائی۔ تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، وہ دھاڑا تھا۔ میں ماڈلنگ کرنا چاہتی ہوں بھائی، ایک ایڈ ایجنسی سے آفر آئی تھی تو اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے یہ تصویریں بنوائی تھیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور کس سے پوچھ کر یہ سب کرتی پھر رہی ہو تم؟ بھائی میں ماڈلنگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، اس نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ سحر میرا صبر مت آزماؤ، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، اور اگر تم مجھے آئندہ کسی ماڈلنگ یا ایڈ ایجنسی کے آس پاس بھی دکھی نا، ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ لیکن بھائی کیوں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ بحث مت کرو سحر، نہ ہی مجھے سختی کرنے پر مجبور کرو۔
اندر جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ اسے کمرے میں بھیج کر باہر نکلا تاکہ وہ تصویریں کسی اور کے ہاتھ لگنے سے قبل ہی حاصل کر سکے۔ سحر کی حرکت پر اس کا خون کھولا تھا۔ نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے یہ بے وقوف لڑکی۔ وہ چت آنکھیں کھولے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سوچوں کا مرکز وہی دشمن جاں تھا جو اسے شہر محبت کا راستہ دکھا کر راہ بدل گیا تھا۔ فریحہ بیگم نے کروٹ لے کر اسے دیکھا جو مسلسل آدھے گھنٹے سے اسی طرح لیٹی تھی۔ مرحا، انہوں نے اسے پکارا لیکن اس کا دھیان وہاں تھا ہی کب جو وہ ان کی آواز سنتی۔ وہ تو خیال یار میں گم تھی۔ اس وقت وہ اس کے عکس سے محو گفتگو تھی۔ شکایتوں کی ایک طویل فہرست تھی جو اس کے گوش گزار کرنی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ انہوں نے اب کی بار اسے ہلایا تھا۔ امی یہ کون سا وقت ہے شادی کرنے کا؟ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ مرحا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں کل ہی تہمینہ بھابھی سے بات کرتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو دکھائیں۔ مرحا ان کی بات پر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ آپ کو اس وقت کوئی خواب آیا ہے میری شادی کا کیا؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں اب اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن امی، مرحا نے احتجاج کیا۔ لیکن کچھ نہیں مرحا، میں تمہیں یوں کسی سراب کے پیچھے بھاگتا نہیں دیکھ سکتی۔ ان کی بات پر مرحا چونکی۔ کیسا سراب؟ ماں ہوں تمہاری اور مائیں اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ مرحا نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ یقیناً اندھیرے میں تیر چلا رہی تھی۔ وہ اسی سے سچ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ امی آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اب بس، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے امی، جیسی آپ کی خوشی۔ میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ فریحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ آج نہیں تو کل اسے ہتھیار ڈالنے ہی تھے، تو کیوں نہ اپنی خوشیوں پر وہ اپنی ماں کی خوشی کو ترجیح دیتی۔ فریحہ بیگم پرسکون ہو کر لیٹ گئیں جبکہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کی قمیض کا دامن بھگونے لگے۔ لو مرحا ابراہیم، آج محبت کی بازی بھی ہار گئیں تم۔ یہ بازی بھی ہمیشہ کی طرح قسمت نے اپنے نام کر لی۔ محبت کی بساط پر شکست مبارک ہو۔ اس نے بھیگے لہجے میں خود کلامی کی۔